जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम अभी वर्तमान में नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, इसको लेकर आपके सामने कुछ पेपर सेट जो है क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो हमने जीएस के प्रश्न डिस्कस किए थे पहले, साइंस के। अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले, हम जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, उससे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा जो थी उसका नाम था पेगोड़ा। आप सब जानते हैं कि भारत में यूरोपियन कंपनियां आई। अब यूरोपियन कंपनियों में जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई आपकी, ठीक है ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो अलग अलग जो है अंग्रेज लोग जो थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन व्यापार करते करते उन्होंने यहाँ पर हमारे राजा महाराजाओं से इस प्रकार के समझौते कर लिए कि कुल मिलाकर के राजा महाराजाओं को इतना कर्जे में डाल दिया, इस प्रकार के दबाव उनके ऊपर आ गए कि उन्हें बहुत सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों को देना पड़ा। और ऐसे करके अंग्रेजों ने हमारे भारत पर क्या शासन स्थापित किया, जो एक लंबी चौड़ी कहानी है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा। लेकिन अभी हम प्रश्न के हिसाब से बात करें, डचों द्वारा जो स्वर्ण मुद्रा चलाई उसका नाम क्या, पेगोड़ा था। जीतल जो मुद्रा थी प्यारे बच्चों, ये जब गुलाम वंश का शासन था भारत में, जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, और उसके बाद जो भारत में गुलाम वंश स्थापित हुआ, उस गुलाम वंश में एक राजा हुआ इल्तुतमिश, ठीक है ना, जिसे कि भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इस समय में जो इल्तुतमिश था, उसने जो चांदी और तांबे के जो सिक्के चलाए थे, मुद्रा चलाई थी, उसका नाम था जीतल। पाउंड की बात करें, पाउंड वर्तमान में इंग्लैंड या ब्रिटेन या यूके इनकी मुद्रा है। कौन सी, पाउंड। डॉलर की हम बात करें, डॉलर आप सब जानते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये वो देश है जिन देशों की मुद्राएं क्या है, डॉलर है। तो यहाँ पर पहला आंसर क्या आएगा, डचों द्वारा भारत में चलाई गई मुद्रा का नाम क्या था आपका, पेगोड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ना केवल जो है आपका नेशनल मीन्स का मेरिट एग्जाम के हिसाब से, लेकिन ये हमारे जितने भी एग्जाम्स आते हैं जिनमें जीके आता है उनके हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी देखिएगा इसको, है ना। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो आपको पता है कि 1757 में मुर्शिदाबाद, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में आता है, यहीं पर जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में मुर्शिदाबाद के पास में जो है आपका प्लासी नामक स्थान है, जहाँ पर कि एक युद्ध हुआ था, उसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। जो कि उस समय में बंगाल का जो नवाब था, राजा था, वो सिराजुद्दौला था। कौन था, सिराजुद्दौला। और अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है 1757 में युद्ध हुआ था। जब ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव का शासन जो है बंगाल के ऊपर स्थापित हो जाता है। मतलब कि अभी तक अंग्रेज केवल व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार के साथ में शासन भी स्थापित कर लेते हैं, ठीक है ना। और भारत बंगाल का पहला गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी का युद्ध जो है आपका एक ऐसा युद्ध है जिस युद्ध ने भारत की दिशा और दशा को बदल के रख दिया था। कहने का मतलब ये हुआ, इस युद्ध 1757 में प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेज केवल व्यापार कर रहे थे, कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन लड़कर के इन्होंने बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया और भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में अंग्रेजी राज्य की नींव किस युद्ध में पड़ी थी। तो आप बताएंगे कौन सा युद्ध आएगा वो, तो द वॉर ऑफ प्लासी, यानी प्लासी के युद्ध में। क्लियर ना। सिराजुद्दौला इसमें था, अलीवर्दी खां तो था नहीं आपका, ये तो बाद में आया बंगाल में, ठीक है ना। शाह आलम भी नहीं था, ये तो मुगल बादशाह हुआ। शुजाउद्दौला अवध का राजा था, है ना, चलेगा। और आपको पता है 57 में युद्ध हुआ, 1764 में एक और युद्ध होता है इसके बाद में, जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से बंगाल पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ से भारत में अंग्रेजी राज्य जो है आपका, मतलब बंगाल में, वो पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। प्लासी के युद्ध में केवल नींव पड़ी थी, शुरुआत की थी, लेकिन बक्सर के युद्ध में इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया बंगाल के ऊपर। क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया था। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन दिया 1857 में क्रांति हुई थी यहाँ, तो ये तो हो नहीं सकता। 1757 में, 1793 में, 1784 में। तो इसका आंसर आएगा 1793। अब बात आती है सर स्थायी बंदोबस्त क्या होता है। तो देखिएगा, अंग्रेज जब भारत में आए तो आपको पता बंगाल में इन्होंने शुरुआत की शासन की। ये बंगाल में जो था, मतलब ये किसान जो लोग होते थे, जो हमारी खेती बाड़ी करते थे, किसानों से कर वसूलते थे। तो कर वसूलने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक जमींदार नियुक्त किया था। जैसे आज वर्तमान में हम अपनी खेती बाड़ी करते हैं तो हम स्वयं ही करते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था कि अंग्रेजों ने, ठीक, जैसे बड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या एक व्यक्ति को अपॉइंट कर, नियुक्त कर दिया कि भैया आपको किसानों से कर लेकर के देना है।
तो किसान स्थायी बंदोबस्त का मतलब यहाँ पर ये होता था कि कर लेने वाली जो योजना थी, या कह सकते हैं उनका एक प्लान था, उसको उन्होंने स्थायी कर दिया। कैसा कर दिया? स्थायी। जमींदार जो होता था उससे कह दिया कि भैया ये पूरा क्षेत्र है, ठीक, ये ज़मीन आपकी है ना, इसको इस ज़मीन को मिले, केवल हमें कर चाहिए। तो अंग्रेज जो थे, जो भी कर मिलता था, मतलब जो कर जमींदार इकट्ठा करता था किसानों से, सपोज करें 100 रुपये इकट्ठे किए, तो 100 का मतलब कि हम कह सकते हैं कि 10/11, 10वां भाग जो होता था आपका, ठीक है, वो कंपनी को जमा करना पड़ता था। किसको? जमींदार को। जमींदार जो था वो कर लेता किसानों से, और जो भी कर लेता था उसका 10/11 हिस्सा किसको देता था? कंपनी को। और जो बचा हुआ हिस्सा आपका वो अपने स्वयं के पास रखता था। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो योजना, ये जो आपका कर वाली व्यवस्था शुरू की थी, ये रॉबर्ट कार्नवालिस, कौन था? रॉबर्ट ने, सॉरी, कार्नवालिस नामक बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक, उसने इस योजना को लागू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि भारत में सिविल सेवा, यानी कि अपन बोलते हैं कलेक्टर की पढ़ाई, है ना, सिविल सेवा का जनक जो है वो भी लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1829 में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो प्यारे बच्चों, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक। इस समय में राजा राम मोहन राय, जो कि बंगाली थे रहने वाले, उन्होंने देखा कि भारत में सती प्रथा नाम की एक कुप्रथा कह सकते थे। हालांकि देखिएगा, समय के हिसाब से रहती है। उस समय, जिस समय में भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, उस समय में एक प्रकार से परंपरा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार ये सही थी। क्योंकि आपको पता है, जब विदेशी राजा भारत पर आक्रमण करते थे तो राज्य को मतलब उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, ठीक है ना। वहाँ पर जो महिलाएं होती थी, जो महारानियाँ होती थी, उन पर अत्याचार होता था। इसलिए उस अत्याचार से बचने के लिए वो अपने आप को क्या बताएं, या तो कुएं में कूद करके, आग में कूद करके अपनी जान दे देती थी। तो ये सती प्रथा उस समय की थी। लेकिन क्या है कि जब आधुनिक समय आया तो आपका उसको परंपरा बना दिया गया कि भैया पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को जीने का अधिकार नहीं। ये कौन सी बात होती है भाई? पत्नी को, मतलब मनुष्य है तो उससे जीने का अधिकार तो होता है। तो इस प्रकार से फिर इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग से बात की और इस पर कानून बनाया, ठीक, जिसे बोले सती प्रथा कानून। सती प्रथा कानून जो था भारत में 1829 में बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर ना? आगे समय में सभी को सती प्रथा पर, है ना। बाल विवाह का तो आएगा, शारदा एक्ट आएगा, वो तो बाद में आएगा, है ना। बाल विवाह, है ना, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, ये अलग अलग बातें आ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, मुगल काल में जब मुगलों का शासन था, मुगलों का शासन भारत में प्यारे बच्चों 1526 से लेकर के तो 1858 तक रहा। ये आपको ध्यान रखना। कब से कब तक? 1526 ईस्वी से लेकर 1858 तक मुगलों का शासन रहा, जिसमें कि बाबर से लेकर के तो बहादुर से जफरदुद्दीन तक का शासनकाल रहा। इसमें हम देखें तो मुगल काल में दीवान या वजीर का काम, तो वजीर जो होता था, वजीर आलम बोलते प्रधानमंत्री को वर्तमान में, है ना। इसमें जो दीवान पद है आपका, ये वजीर तो था ही ऑलरेडी, इसके स्थान पे एक और दीवान पद भी आया था। इसका काम था आय व्यय का हिसाब किताब रखना। जब देखा गया कि जो वजीर है वो काफ़ी मतलब भ्रष्टाचार करता था, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए अकबर ने जो है आपका दीवान पद को शुरू किया था। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? और दीवान का काम क्या था? आय व्यय का हिसाब किताब रखना। जैसे आपको पता है वर्तमान में सरकार में जो भारत का वित्त मंत्री होता है, ठीक, वो आय और व्यय का क्या बताए, हिसाब किताब देता है जनता को, ठीक है ना। चलेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें प्रश्न डिस्कस करना है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1526, 1556, 1560, 1761। तो आपको पता होगा 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जो कि मराठा में सदाशिवराव थे, है ना, और एक अफगानिस्तान का लुटेरा जो भारत में आया था, इसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, ठीक। अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठा राजा सदाशिवराव के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सर पानीपत नाम क्यों दिया? तो प्यारे बच्चों, पानीपत हरियाणा का एक जिला है, वर्तमान में स्थान है। उस पानीपत में पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, ठीक है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, जब जो है हुमायूं का पुत्र अकबर आता है, मतलब अकबर भी नहीं, हालांकि हेमू और अकबर की सेना के बीच में हुआ था, है ना। ये आपको ध्यान रखना। तो पानीपत का दूसरा 1556 में हुआ, पानीपत का तीसरा 1761 में हुआ अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव के बीच में। अहमद शाह अब्दाली हालांकि इसमें जीत गया था, लेकिन फिर भी सदाशिवराव ने काफ़ी जो है डटकर सामना किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्यारे बच्चों, प्रार्थना समाज जो है आपका, इसकी स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना।
एमजी रानाडे के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने आप में एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें इनके साथ में आत्माराम पांडुरंगा भी थे, ठीक है, और महादेव गोविंद रानाडे हो ही गए आपके। तो ऐसे 2-3 लोग थे मतलब जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अब जो ये प्रार्थना समाज, तो सर ये है क्या, देखिएगा हमारे भारत में जो पढ़े लिखे लोग आए थे, समाज सुधारक लोग थे, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अलग अलग अपने एक प्रकार से एक टीम बनाई या एक संगठन बनाया, तो इसका नाम रखा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो है आपका जो जिसे हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम होता है, आपका कहने का मतलब है हिंदुओं में मान लो कोई मान लो पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी को दूसरा विवाह करने का अधिकार मिले, है ना, ठीक। विधवा विवाह जो है आपका मतलब वो आपका हो, ठीक है ना, पुनर्विवाह हो। फिर हम बात करें तो जैसे कि शादी की जो उम्र होती है, उन्होंने कहा पहले काफ़ी कम उम्र में शादी हो जाती थी, उन्होंने कहा भैया शादी की उम्र बढ़नी चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो परंपराएं थी, इन परंपराओं को समाप्त करने के लिए मतलब बालिका शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, है ना, और बालक बालिकाओं को एक समानता आनी चाहिए, ठीक, उन पर अत्याचार ना हो, इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर के प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंगा, ठीक है ना, GR भंडारकर नामक जैसे व्यक्तियों ने की थी, आपको ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। दयानंद सरस्वती जो आपका इसमें आएगा, इनने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने जो है आपका आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है ना, और वेदों के लोटो का नारा दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की, आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सर इसमें तो दोनों ऑप्शन है, आत्माराम पांडुरंगा भी है, तो प्यारे बच्चों इसमें महादेव गोविंद रानाडे प्रमुख थे, आत्माराम पांडुरंगा सेकंड थे, तो इसलिए इसके हिसाब से आंसर सब भी आएगा। सती प्रथा और रोक किस व्यवस्था ने लगाई थी, तो अभी हमने बताया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में। आइए आगे बढ़िएगा। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में अधिकतम अंतर हो सकता है, संविधान का प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है। आपको बताया लोकसभा की 2 बैठकें के बीच में कम से कम 6 महीने का मतलब 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। और आपको बताया कि हमारे भारत में सांसद लोग जो होते हैं, जो दिल्ली में संसद में बैठते हैं, ठीक है, 3 बार एक साथ आते हैं। एक सत्र को बोलते हैं बजट सत्र, जब बजट पेश होता है, एक होता है शीतकालीन सत्र, ठंड के समय होता है, और एक आपका मानसून सत्र होता है जो कि हम कह सकते हैं बारिश के समय, वर्षा के समय आपका होता है। तो 3 सत्र हमारे यहाँ होते कौन कौन से, पहला सत्र होता है वर्ष का आपका बजट सत्र, जिसके बाद में आपका जो है मानसून सत्र होता है, लास्ट होता है शीतकालीन सत्र, है ना। इस प्रकार से किसी को भी आप मान लीजिए, क्लियर ना। 3 सत्र होते हैं, लेकिन क्या है नियम कि 6 महीने के बीच में कम से कम आपको 6 महीने से अधिक टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सांसद को आपने चुन लिया, भाई अपन ने सांसदों को वोट डाल दिया। अब ये नहीं कि सारे सांसद आपके 1 साल बाद जाकर संसद में बैठे, भाई 1 साल बाद जाकर बैठे, कानून क्या बनाएंगे हमारे लिए वो, ठीक है ना। वो संसद एक ऐसा जो है मंदिर है, एक ऐसा स्थल है ना, जहाँ पर कि हमारे भारत में अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। आइए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, चावल, चाय, चना, सरसों। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा आपको पता है खरीफ का मतलब होता है जो फसलें बारिश में बोई जाती है, लगाई जाती है बारिश से पहले, ठीक है ना, बारिश, हाँ, उस समय में जो फसल होती है, इन फसलों को हम बोलते हैं खरीफ की फसल। और जो दिवाली के बाद अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है वो कौन सी, रबी की फसल होती है। और रबी और खरीफ के बीच में जायद की फसल आती है। तो चावल कौन सी फसल है, खरीफ की, और बाकी फसलें कैसी है, रबी की है, क्लियर ना, ये बाद में बोई जाती है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब थोड़ा प्रश्न का क्रम चेंज होगा, इनको दिक्कत नहीं चलेगा। अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ, अच्छा प्रश्न है। तो सहारा मरुस्थल में, भाई सहारा रेगिस्तान है, या तो हो ही नहीं सकता। नील नदी घाटी हो सकता है, लेकिन उसने पूछा है अधिक विकास होना, तो मध्य अफ्रीका में कांगो देश आता है, और कांगो देश के आसपास कांगो नदी आती है, जिसे नाइजर नदी भी कहा जाता है। यहाँ पर कृषि क्षेत्र आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, आपको ध्यान रखना है ना। हालांकि दक्षिण अफ्रीका भी इसमें आता है, लेकिन सर्वाधिक में आपका मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते बना के अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। देखिएगा हम देखते हैं कि कभी कभी आंधी आती, तूफान आता है, बरसात होती है। तो ये देखिएगा आपको पता है जो वायुमंडल है हमारा, जिस धरती पर हम रहते हैं, तो धरती पर रहते हैं यहाँ, जहाँ से अपन लोग खड़े हैं, बैठे हैं ज़मीन पर, यहाँ से लेकर के तो 18 किलोमीटर तक की हम बात करें, मतलब 8 से 18 माना गया है, ठीक। जो ऊपर वाला इलाका है इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो क्षोभ मंडल वाला क्षेत्र होता है पहले नंबर का, इसी मंडल में जो है आपका ये सारी प्रक्रियाएं होती है ना। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है आपका समताप मंडल, एक ऐसा मंडल जहाँ पर कि तापमान आपका बराबर हो जाता है। जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो 165 सेंटीमीटर आप ऊपर जाओगे तो तापमान -1 डिग्री आपका गिर जाएगा, 1 डिग्री तापमान आपका कम होता जाएगा, ऐसा बताया जाता है, ठीक है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्षोभ मंडल। तो पहला क्षोभ मंडल आता है, सेकंड समताप मंडल होता है। समताप मंडल में प्लेन वगैरह जो एरोप्लेन वगैरह हमारे होते हैं ये कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल, तो तापमान समान होता है। मध्य मंडल आपका ऊपर आ जाएगा, बाह्य मंडल सबसे आखिरी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अगला, मध्यवर्ती सेल्वास का मैदान किस नदी में बना है? तो प्यारे बच्चों, ब्राजील जो देश है, ब्राजील देश में एक नदी बहती है, इसका नाम है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें सेल्वास वन के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। आइए अगला प्रश्न है हमारा, बाल पेराइजो बंदरगाह कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो बाल पेराइजो बंदरगाह जो है आपका, ये चिली देश में आता है। कहाँ पे आता है? चिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है चिली, जो कि लंबा फैला हुआ है, और यहीं पर एंडीज पर्वतमाला आती है, और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, आपको ध्यान रखना है। जबकि जो हमारा हिमालय है ये संसार का सबसे नवीन में सबसे ऊंची पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। कि एंडीज की हम बात करें, लंबी पर्वतमाला मानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को भारत में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की स्थापना होती है मुंबई में, और मुंबई में ही जो है आपका इसका पहला अधिवेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1885। इसमें जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, और संस्थापक कांग्रेस के जो थे उनका नाम था एओ ह्यूम। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऐसा महाद्वीप, देखिए अब महाद्वीप क्या है, तो देखिएगा आपको पता पूरी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी में 71% भाग पर पानी है और 29% भाग पर स्थल है। मतलब कि जमीन कितने पर है भाई? पूरी जो पृथ्वी है अपने आप में, उस पूरी पृथ्वी का आप देख सकते हैं, ये बड़ी पृथ्वी आपके सामने दिख रही है। इस पृथ्वी में आप देख सकते हैं इसका बड़ा हिस्सा जो है आपका ये नीला दिखाई दे रहा है, आपको बताए तो नीला दिखाई दे रहा है। ऐसा पानी पानी दिख रहा है, तो 71% भाग क्या है इसका? पानी है। और जो ये भाग आपको दिख रहा है, जहाँ पे नाम लिखे हुए आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? स्थल है ना। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा भारत आता है। तो उसने पूछा, अगला प्रश्न पूछा है कि भैया जो द्वीपीय महाद्वीप, ऐसा महाद्वीप का नाम बताइए जहाँ पर बहुत सारे द्वीप है, मतलब कि पानी के अंदर टापू है अलग अलग। तो सबसे ज़्यादा टापू आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा टापू आपको देखने को मिलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाएगा। उसने पूछा प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप प्यारे बच्चों कहा जाता है यूरोप महाद्वीप। आप ये देख सकते हैं, प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा हिस्सा जो अपने तीनों ओर स्थल से घिरा हो, एक तरफ पानी से घिरा हो, एक तरफ स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा? आपका यूरोप है। और द्वीपीय महाद्वीप कौन सा आपका? तो अफ्रीका, वो ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर ना। आपको ध्यान है। अंध महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका है। पक्षियों का महाद्वीप कौन है? तो पक्षियों का महाद्वीप आपका दक्षिण अमेरिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा एशिया महाद्वीप, जिसमें अपन लोग निवास करते हैं। तो अपन जहाँ निवास करते हैं जनसंख्या वाला सर्वाधिक है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो भाई ये भी कौन सा आ जाएगा आपका? एशिया महाद्वीप आ जाएगा। क्लियर ना। चलिए इस प्रकार से आपको 7 महाद्वीप है हमारे। सबसे पहले नंबर पे एशिया आता है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है, थर्ड नंबर पे उत्तर अमेरिका, फोर्थ पे दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ पे आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कि कोई भी जीव निवास नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर पानी होता है, बर्फ होता है, इस कारण से यहाँ पर कोई निवास नहीं करते हैं। क्लियर ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? तो चावल, मक्का, तंबाकू, गेहूं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गेहूं है आपका, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख फसल का नाम है। कौन सी? गेहूं। ही आपको ध्यान रखना है ना। यह विक्टोरिया राज्य आता है ना, विक्टोरिया आता है, न्यू साउथ वेल्स आता है। इन राज्यों में गेहूं का उत्पादन आपका अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। चलिए आइए, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो आपको बताया 1820 में। कब बताएं? 1820 में अंटार्कटिका महाद्वीप की जो है खोज हुई थी। आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ना, बिल्कुल इसको आप याद रखते हुए चले। क्लियर है। अंटार्कटिका महाद्वीप 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। क्लियर ना। चलिएगा आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग, 1905 में बंगाल विभाजन किस द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपको ध्यान है, लॉर्ड कर्जन जो था आपका, इसने 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया था, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन कौन आएगा? लॉर्ड कर्जन, है ना। मतलब बंगाल जो आज आप देख सकते हैं, बांग्लादेश और हमारा पश्चिम बंगाल, ये जो इनका जो जन्म हुआ है, ये जो देन है, ये उस समय के 1905 की घटना की है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन ने। क्लियर ना। फूड डालो राज करो नीति अपनाई थी ना। हालांकि ये लॉर्ड डलहौजी का माना जाता है, लेकिन इन्होंने भी यही किया, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन। तो प्यारे बच्चों, भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था आपका?
पंचशील समझौता हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर ना? 1954 में हुआ था। इसमें जो है उस समय में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चीन का राष्ट्रपति जो था वो माओ त्से था। हालांकि वहाँ का प्रधानमंत्री जो था वो है ना जो है चाउमिन करके नाम था उसका, है ना, लाई इन चाई ऐसे नाम होते हैं आपके चाइना के। ठीक है, चलिए छोड़िएगा, आइए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। संविधान निर्माण के सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर हरि सिंह गौर, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों आपको पता है संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। देखिएगा यहाँ पर हरि सिंह गौर तो हमारे मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, संविधान सभा के मेंबर थे, सदस्य थे, लेकिन ये क्या बताएं इसके अध्यक्ष नहीं थे, आपको ध्यान रखना है ना। भीमराव अंबेडकर जी, संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो संविधान में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? अगला है नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो प्यारे बच्चों नौसेना जो होती है हमारी, देखो हमारी 3 सेनाएं हैं प्रमुख, है ना, एक नौसेना, एक आपकी थल सेना और एक वायुसेना। तो नौसेना जो होती है उसके प्रमुख जो वर्तमान में उसका जो सबसे बड़ा पद होता है उसे एडमिरल बोलते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो थल सेना होती है उसमें जनरल होता है ना, और जो वायुसेना होती है उसमें एयर चीफ मार्शल होता है ना। तो एयर चीफ मार्शल किस सेना का पद है? पद का नाम है, सबसे बड़े पद का नाम। तो एयर चीफ मार्शल है वायुसेना का, और आपका एडमिरल है आपका थल सेना का, सॉरी नौसेना का, जल सेना का। नौसेना बोल दो चाहे जल सेना बोल दो, बात बराबर है ना। जल सेना के वर्तमान अध्यक्ष जो हमारे हरि कुमार है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? अगला तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में? प्यारे बच्चों तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है ना, ये जो है महाराष्ट्र में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न है ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है ना, ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैले होते हैं? मतलब एक ऐसी पर्वत की श्रृंखला तो सीरीज आपकी, जिसमें अलग अलग पर्वत की श्रेणी जो होती है वो एक दूसरे समांतर, एक दूसरे के समांतर ऐसे होता है ना, हिमालय में शिवालिक है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो केनियर, पठार, कॉर्डिलेरा, मैदान। तो प्यारे बच्चों इसे नाम दिया गया कॉर्डिलेरा कहा जाता है। आइए आगे बढ़िएगा। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो प्यारे बच्चों क्यूबा देश जो है आपका ये कैरिबियाई देश कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में स्थित देश है, और इसकी राजधानी हवाना है। क्लियर ना? क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्लियर ना? आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? देश को आपको एक करना है, आप देश को एक सूत्र में बांध रखना चाहते हैं, तो उसमें बाधा मतलब उसमें प्रॉब्लम कौन सा का कारण क्रिएट करता है? तो जातिवाद। बिल्कुल सही बात है। यदि देश में जातिवाद होगा तो लोग एक नहीं हो पाएंगे। संप्रदायवाद है ना, जैसे अपन है ना, ये भी आपका होगा संप्रदाय के आधार पर, अलग अलग हिंदू मुस्लिम इनके आधार पर, तो ये भी क्या प्रॉब्लम है? एक प्रकार की अलग अलग अलगाव होगा, एक नहीं होगा देश आपका। पृथकतावाद, लोग पृथक होने का, अलग होने का, अलगाव का भाव रखेंगे, जैसे नक्सलवादी होते हैं, माओवादी होते हैं। तो ये सारे कारण क्या है? राष्ट्रीयकरण में बाधा है। क्लियर ना आपका? ये आपको ध्यान रखना है। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग कब बना? तो सितंबर 1995 में मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग बना था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना? अगस्त 1995 में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, है ना। देखो भारत में यदि बात करें मानव अधिकार आयोग की, तो भारत की संसद ने 1993 में इसको गठित किया था, मतलब ये लागू आपका हो गया था। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें 1995 में ये लागू हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो आपको पता है जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, ठीक, क्योंकि ये आपका प्रशांत महासागर में आता है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा जो है ठीक ज्वालामुखी वाली अलग अलग वलय मिलती है, आपको ध्यान रखना है ना। 500 के लगभग सक्रिय ज्वालामुखी बताए गए कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। जापान जो है आपका ये पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में। आपको पता है जापान पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हो गया? विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो प्यारे बच्चों ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? धरती के अंदर से दरार जो है निकलती है, बनती है, उस दरार में से लावा निकलता है, तो वो जो लावा निकलता है ना उसको हम क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी, वोल्केनो। तो वोल्केनो प्यारे बच्चों जहाँ भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जिसे बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, जैसे हमारे भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बेरन, जो अंडमान निकोबार में है। क्लियर ना? बेरन। इसके अलावा जैसे ऐसा ज्वालामुखी जहाँ से लावा हमेशा निकलते रहता है। एक होता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से वहाँ पे लावा जमा तो है धरती के अंदर पर वो निकला नहीं है, जैसे कि कभी कभार मतलब निकल जाता है ना। ऐसे तीसरा होता है आपका शांत ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जहाँ से लावा निकलने की संभावना नहीं होता, वहाँ लावा तो है धरती के अंदर, लेकिन क्या है
कि वो निकला नहीं है, वो क्या आ जाएगा आपका, वो आएगा शांत ज्वालामुखी। कौन सा बताए, शांत। पल्ले पड़ गया। तो ये विसुवियस जो है आपका, ये एक प्रकार से प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और ये ज्वालामुखी प्यारे बच्चों ये इटली में है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना, इटली के पास में आता है। इटली यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी रोम है। भेड़ाघाट किस जिले में है, तो भेड़ाघाट आपका जो आता है इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर, जबलपुर में। तो प्यारे बच्चों भेड़ाघाट है ना, ये जबलपुर में। और यहाँ पर धुआंधार नामक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, आपको ध्यान रखना है। तो हमने लगभग सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो बिल्कुल आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा, लिखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए, है ना। और भी हम आपके लिए इस प्रकार के सेट्स बना के लाते रहेंगे, ताकि कम से कम आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।